हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट्स है उसकी एक्सरसाइज 4.3 को फिर से प्रोसीड कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स जो है आपकी आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पर बेस्ड है, जहां पर हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स फाइंड करना सीखा है। उसी को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम देखा था, ये वाला, और ये 3 पार्ट्स में आपका दिया गया था। पहला पार्ट ये दिख रहा है और सेकंड पार्ट ये वाला जो था ये, और उसके बाद ये था आपका थर्ड पार्ट। ये 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया गया था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें 3 वर्टाइसेस दिए गए थे, 3 पॉइंट्स दिए गए थे एज अ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। देन वी हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ ट्राइंगल एरिया एसोसिएटेड विद दिस ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बाय दिस। ये सेकंड पार्ट था हमारा। ये वही था कि इसमें हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, यानी कि 3 पॉइंट्स दिए गए थे जिसे हमने एज अ वर्टाइसेस अज्यूम करना था और फिर ट्राइंगल का एरिया निकालना था। उसे 0 के इक्वल अगर आ गया तो इसका मतलब कोलिनियर, नहीं आया तो नहीं कोलिनियर, ठीक है ना। और हमने देखा है, समझा है कि क्यों ऐसा होता है कि ट्राइंगल का एरिया अगर 0 आ गया 3 पॉइंट से को वर्टाइस से सपोज कर तो क्यों उसे कोलिनियर कहते हैं। इन 3 पॉइंट्स को ये हमने देखा हुआ। ये स्टूडेंट्स हमारा आज यहाँ से आगे हमें प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टाइसेस आर गिवन बाय दिस एंड दिस। ये 2 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग कर इसे सॉल्व करना है। यानी ये पूछा जा रहा है कि अगर इस 3 पॉइंट्स को एज अ वर्टाइसेस सपोज करोगे ट्राइंगल का, तो जो एरिया होगा अगर वो एरिया 4 स्क्वायर यूनिट हो तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सेम थिंग वहां पर है। क्लियर है बात? ठीक है। तो हमारी प्लानिंग क्या है? हमारी प्लानिंग बहुत सिंपल है कि इन 3 पॉइंट्स को एज अ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल हम सपोज कर इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया जो भी आएगा उसे हम 4 स्क्वायर यूनिट के इक्वल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। और 4 स्क्वायर यूनिट के जब हम इसे इक्वल करेंगे तो कुछ के की एक इक्वेशन बनेगी सिंगल वेरिएबल में, उस के को हम निकाल देंगे, वही अपना आंसर होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, दिखा देता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये अपने पास एक ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के बारे में बताया गया है कि इसके जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दिए गए हैं कुछ इस तरह से। किसी को भी कहीं भी लिख सकते हो। जैसे मैंने k,0 को यहाँ लिख लिया, मैंने 4,0 को यहाँ लिख लिया और मैंने उसके बाद 0,2 को यहाँ लिख लिया। तो बोला जा रहा है कि इसका एरिया अगर 4 स्क्वायर यूनिट हो तो बताइए के की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि एरिया k स्क्वायर यूनिट हो जाए, सॉरी एरिया 4 स्क्वायर यूनिट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसका ना ये एरिया फाइंड कर दूंगा। एरिया कौन सा वाला रीजन है? एरिया इसका ये वाला रीजन है। मैं ये वाला एरिया इसका फाइंड करूंगा, जो ये ट्राइंगल एरिया बना रहा है वो कितना होता है। वो हम बहुत इजीली जानते हैं कि वो कितना होता है। मैं इसे साइड में थोड़ा यहाँ रखकर अब सॉल्व करता हूँ। मैं जानता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ नाम दे देते हैं, इसे PQR बोल देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज, ठीक है ना। बहुत सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। उसमें स्टूडेंट्स ऐसा करता हूं कि इस पॉइंट को ना x1 y1 की तरह ट्रीट करता हूं, इस पॉइंट को x2 y2 की तरह ट्रीट करता हूं, इसको x3 y3, किसी को भी x1 y1 बोला जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर x3 बोल लें तो करस्पॉन्डिंग को y3, x2 बोल लें तो करस्पॉन्डिंग को y2 और x1 बोल लें तो करस्पॉन्डिंग को y1, और x1 x2 x3 किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसे अगर हम सॉल्व करें तो कैसे कर पाएंगे। हमें फॉर्मूला पता है और हम तो जानते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी x1 x2 देन x3, ठीक है ना। फिर उसके बाद y1 y2 देन y3, डिटरमिनेंट की हेल्प से ही सॉल्व करना, ठीक है ना। वैसे बोला मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन फिर भी आप करें। चलिए ठीक है, ये हो गया हाफ। वैल्यूज प्लेस करें, वैल्यूज प्लेस करें। देखिए x1 कितना दिख रहा है आपको? मुझे तो k दिख रहा है, k दिख रहा है। x2 कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। x3 कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है, ठीक है। y1 देखिए जरा, 0 है। y2 कितना है? 0 है। y3 कितना है? 2 है। क्लियर है? ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है। अब आप क्या समझते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व डिटरमिनेंट को हमें करना आता है। और यहाँ पर कोई आपको बोलेगा नहीं, हमें खुद समझ में आ रहा है कि इसे कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए। मतलब कर तो किसी के भी अलोंग सकते हो ना आप, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कॉलम 2 में हो रहा है क्योंकि यहाँ के 2 के 2 एलिमेंट 0 है, तो हमें सिर्फ इसी पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप किसी पे भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारे लिए फायदेमंद चीज होगी वो होगी कि इसे हम कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करें, क्योंकि उसमें ये 2 टर्म 0 हैं तो हमें फायदा पहुंचाएंगे। कैसे में पहुंचाएंगे फायदा? यानी हाफ आप लिख देना एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, ठीक है ना, C2। चलिए ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन क्या है? 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है नहीं है बोलो?
तो 1 2 कितना होता है 3, यानी कि जब इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगा तो मुझे जो लिखूंगा जीरोस के आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, भले ही उसका भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मैं आगे के लिए बता रहा हूँ ना, कभी जीरो के अदरवाइज कुछ लिखा होता तो फर्क पड़ जाता। अभी तो खैर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रोसीजर से फिर बता रहा हूँ। देखो जो ये जीरो है, इस जीरो को आपने लिखा और इस जीरो को ऐसे ऐसे करके कट कर दिया, जो बचा 4 1 जा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, यानी कि 4 माइनस 0 लिख ही देता हूँ आपके लिए। ये हो गया। माइनस क्यों लगा समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 + 2 3 पोजीशन पे था, ऑड पोजीशन पे था। सिमिलरली 2 + 2 इवन नंबर होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा और 0 लिखा जाएगा ये, और ऐसे करके कट किया जाएगा। तो बचा क्या, k 1 जार k माइनस 0, k 1 जार k माइनस 0, k 1 जार k माइनस 0। तो मुझे लिखना पड़ेगा k 1 जार k माइनस 0, ये भी हो गया। अभी थर्ड नंबर है इसका, तो 2 को मैं कैसा लिखूं, नेगेटिव। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 2 को नेगेटिव क्यों लिखूंगा, क्योंकि 3 + 2 5 यानी ऑड नंबर होता है। अगर ऑड नंबर होता है तो नेगेटिव साइन आएगा, और बाकी इसको ऐसे और इसको ऐसे कट करना पड़ेगा। कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को हमें वैनिश करना होगा। k 1 जार k माइनस 4 1 जार 4, यानी k माइनस 4, ठीक है, k माइनस 4। ये ऐसे करके मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसको मैंने ऐसे क्लोज कर दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो, अगर बहुत सिंपल चीज हो गई। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। क्लियर है पूरी स्टोरी। अब ये जो निकल रहा है आपका, ये क्या है, एरिया। बेसिकली कुछ और नहीं, ये आपका एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी PQR जो भी ट्राइंगल था। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो हम बोलेंगे हाफ, ये तो 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया पूरा, 0 0 थे पूरे मल्टीप्लाई में। यहाँ पर माइनस का 2 टाइम्स k माइनस 4 बच रहा है, ये बच रहा है। उसमें भी ये ऐसे कैंसिल होके ओनली माइनस का k माइनस 4, आप चाहो तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको बोल सकते हो कि ये जो चीज बची है 4 माइनस k है, क्योंकि 4 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, k पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये निकला। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, ये ऐसा बोला गया। तो आपका जो एरिया निकला है उसको आप बोलो कि अगर ये 4 स्क्वायर यूनिट हो गया, ये चीज अगर 4 के इक्वल हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से प्लीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू कितना, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। और जो ये निकला हुआ ना, ये भी स्क्वायर यूनिट में ही होगा ना, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है, एरिया की यूनिट यही होती है कि यूनिट का स्क्वायर लगा दो। तो हम बोलेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन 4 माइनस k मस्ट भी इक्वल टू 4, क्योंकि 4 के इक्वल होना चाहिए। और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 4 4 गेट्स कैंसिल ऑफ, यानी 4 माइनस 4 0 भी आप कह सकते हो। सिंपली आपका आंसर k इज इक्वल टू 0 आ रहा है, बस ये, यानी k की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जिसके लिए आपका ये सेटिस्फाई हो पाएगी पूरी सिचुएशन। आप एक बारी में से देख लें पहले आराम से, ठीक है। ये आपका इसका सोल्यूशन है, आपको दिख रहा होगा, इसके सोल्यूशन को नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। यानी k 0 होना चाहिए, आपको समझ में आया। k 0 का मतलब ये ओरिजिन का पॉइंट होना चाहिए, यानी बात को अपनी अगर वेरीफाई में करवाना चाहूँ आपको दिखाकर, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये कहना चाह रहे थे ऐसा करके कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये पॉइंट 0,2 कहाँ एग्जिस्ट करता होगा, यहाँ कहीं 0,2 बैठता होगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो k 0 अगर होगा तो ये 0,0 का पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये 0,0 का पॉइंट हो जाएगा ऐसे कर कर। और अगला पॉइंट जो था वो 4,0 था, 4,0 यहीं कहीं बैठा रहता होगा ऐसे करके 4,0, यानी वो ट्राइंगल ना दिखता ऐसा होगा। जिस ट्राइंगल की बात चल रही थी क्वेश्चन में, वो ट्राइंगल ऐसा दिखता था, ऐसा दिखता था। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, आप खुद ही अपने आप को वेरीफाई करने के लिए इसका एरिया निकाल सकते हो। पक्का देखना 4 यूनिट ही आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट आएगा। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 2, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 4। और आप जानते हो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे बताओ आंसर 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, 4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना, 4 स्क्वायर यूनिट। तो आपने देख लिया, आपने ये देख लिया कि बात सेटिस्फाई हो गई। ऐसा कर सकते हो आप, है ना, वेरिफिकेशन ऐसे करके लिख सकते हो, एक अच्छा लगेगा। मतलब आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर आप लिख देंगे जब, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, और ज़्यादा कुछ नहीं। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एक बात होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। इसको भी उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हमने इसको किया था, सेम वही तरीके से उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करेंगे। और मैं चाहूँगा कि पहले आप एक बार इसे ट्राई खुद करें। चलिए देखते हैं, ये जो बोला गया सेम वही चीज़ें हमें करते हुए चलना है। देखिएगा,
यहाँ से इसको ऐसा रखते हैं और इसको यहाँ तक और इसको यहाँ तक। चलिए ठीक है, अब स्टूडेंट्स पे फोकस कीजिए। फिर से वही सिचुएशन है जैसी इससे पहली बार थी, यानी कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया और इस ट्राइंगल में फिर से मेरे पास कोई पॉइंट्स है, जैसे इस पॉइंट को मैं x1 y1 कह लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं x2 y2 कह लेता हूँ और इसको मैं x3 y3 कह लेता हूँ, इसको मैं x3 y3 कह लेता हूँ। ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट्स के, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप इसको कुछ भी ABC नाम दे देना, ठीक है ना, जैसे इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो पॉइंट को। तो अपने पास जो A पॉइंट है, अपने पास एक B पॉइंट है और अपने पास एक पॉइंट C है। एक बार A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने -2,0 आपको दिखाई दे रहा है, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितने हैं आपको दिख रहा है 0,4 है और C पॉइंट का स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,k है। वेरी गुड, क्लियर है कि नहीं ये स्टोरी? ठीक है, क्लियर है। अब फिर से हमें वही करना पड़ेगा कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज कितना होगा। ठीक है, ध्यान रखना एक बात, यहाँ से जब भी लिख रहे हो हाफ जरूर लगाना, कभी कभी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं लगाना। चलिए ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या होगा एरिया। इसको यहाँ रखते हैं साइड में और इसको पूरा का पूरा यहाँ लाके हम करते हैं सॉल्व। तो हम बोलेंगे हाफ ऑफ कितना होता है x1 x2 x3, ध्यान से फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को, y1 y2 y3। अब मैंने डिस्कस किया है कैसे याद होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये इतना हो गया। जब हम इसको सॉल्व करने लगे तो हमें दिखेगा कि हाफ ऑफ x1 देखो कितना है, क्योंकि चाहो तो ना आप वहीं से फिर से नाम दे दो या यहीं अभी एक बार दे दिया तो यहीं से देख लेते हैं। x1 x2 x3 कोरिस्पॉन्डिंगली -2 0 0 है, यानी -2 0 0 है। उसके बाद y1 0 y2 4k यानी 0 4k, ये ऐसा हो गया, y1 y2 y3 हो गया। उसके बाद 1 1 1, ये ऐसा हो गया। अभी मुझे लगता है कि मुझे कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना सबसे ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें 2 टर्म 0 हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बाकी तो किसी के भी अलॉन्ग करोगे आंसर सेम आएगा, ये तो डिटर्मिनेंट की खासियत ही है, ठीक है ना। अदरवाइज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हाफ हो गया, इसको मैंने ऐसे लिखा, आप लिख देना, ठीक है ना, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1, ठीक है। तो कॉलम 1 के अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे आप देखोगे -2, पहले पोजीशन देख लो इसकी, कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट, क्लियर है। इसकी पोजीशन कौन सी स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे में समझ जाना सबस्क्रिप्ट में जो लिखा है वो क्या समझा रहा है। 1 1 2 होता है, 2 एक इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव का ही साइन आएगा, लेकिन पॉजिटिव का साइन आएगा, लेकिन वो तो बाहर ऐसे आएगा ना, आएगा पॉजिटिव का साइन ही ऐसे कर, लेकिन चीज जो लिखनी पड़ेगी आपको -2, तो -2 आपने लिखा और ब्रैकेट के अंदर आपने इसको ऐसे और इसको ऐसे करोगे तो 4 1 जा 4 -k, तो 4 k, तो 4 - k ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद नंबर आएगा 0 का, तो 0 के आगे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, तो 0 के आगे नेगेटिव का साइन आएगा। मुझे ऐसे क्लोज करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मुझे बताओ 0 1 जार 0 -k 1 जार k, तो 0 - k यानी 0 - k, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका नंबर आएगा और ये 3 + 1 4 यानी इवन होता है, और इवन होता है मतलब पॉजिटिव आएगा और 0 को लिखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मैं इसको ऐसे और इसको ऐसे करूंगा, तो 0 1 जार 0 -4, 0 -4, 0 -4, तो 0 -4 को मैंने ऐसे लिखना पड़ेगा और फिर मुझे ऐसे क्लोज कर दिया। मैं जानता हूँ कि ये दोनों तो 0 हो ही जाएंगे, पहले से भी जानता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार ऐसे करते हुए आदत अपनी बनी रहेगी ना चीज़ों की, कि नेगेटिव पॉजिटिव भी समझ में आता रहेगा, इसलिए ऐसा करा जा रहा है। चलिए ठीक है, और लिखा हुआ है हाफ, जो भी चीजें उसे सॉल्व करो, ये 4 - की बाकी तो 0 हो गया। देखो एक बात ध्यान से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ये 2 ना इस 2 को कैंसिल करेगा, माइनस का साइन अंदर चले जाएगा तो -k कर देगा, k पॉजिटिव हो जाएगा और 4 आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये तो लास्ट टाइम की तरह लग रहा है मुझे काफी हद तक, है ना। अच्छा, पिछली बार 4 - k था, इस बार k - 4 बना, हाँ k - 4 बना क्योंकि नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, इतना स्क्वायर यूनिट आपका रिजल्ट आया। ये कौन है आपका, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बाय दिस, ठीक है। ये जो इसके वर्टिसेस अगर ये सपोज करोगे तो ट्रायंगल का एरिया इतना होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट शुड बी इक्वल टू 4, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। और आपका कितना निकल गया, आपका तो ये कुछ निकला। तो ये जो चीज़ है यार, ये जो चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 4 के इक्वल होनी चाहिए। ये चीज़ कौन सी चीज़, k - 4 जो है वो आपका 4 के इक्वल होना चाहिए। और जब आप इसे सॉल्व करोगे आप देखोगे k = 8 निकल के आ गया, तो ये इसका आंसर हुआ। यानी k की वैल्यू अगर 8 होगी तो फिर बात निकल पाएगी, यानी k की वैल्यू अगर 8 होगी तो वो बातें सही हो पाएंगी कि इस k की वैल्यू 8 के लिए जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो आपका 4 स्क्वायर यूनिट होगा। फटाफट में हम समझ भी लेते हैं इस बात को रफली, एक है ना।
देखिएगा जरा, वो ये है, वो मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको, मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि देखो ना पॉइंट्स कैसे होंगे अगर आप शो करोगे इन्हें, ध्यान से देखना जरा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, -2,0 यहीं कहीं रहता होगा, -2,0 यहीं कहीं रहता होगा ऐसे कर कर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है 0,4, 0,4 यहाँ कहीं बैठता होगा ऐसे कर कर। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, क्योंकि k की वैल्यू 8 आ गई तो ये 0,8 का पॉइंट है, यानी कि यहाँ कहीं सपोज कर लेता हूँ 0,8 का ही पॉइंट है, क्योंकि k की वैल्यू 8 आई ना, उसके रिगार्डिंग मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्लियर है नहीं बात? ठीक है, तो ये आपका y एक्सिस हो गई ऐसे कर कर। अब आपको समझ में आ गया जो 3 पॉइंट्स अपने बने हुए ना वो ये है, एक तो ये लाइन बनी हुई है ज्वाइन करने से, 3 वर्टाइसेस को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, ये है आपका वो ट्राइंगल जिसकी बात चल रही है। अब आप इस ट्राइंगल का ना एरिया फाइंड करने की कोशिश कर रहा, ठीक है ना, मैं नहीं कर रहा, आप देखना एरिया 4 ही आएगा। और आपको हिंट दे दूं कैसे आप कर पाओगे, ये जो बड़ा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि वो अपना वर्क नहीं है ना, वो तो एकदम से होता तो कर लेते, अदरवाइज बता देता हूँ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है इसका एरिया फाइंड करो, उसमें से छोटे वाले को वो कर लो फटाफट में, मैं कर भी लेता हूँ। बड़ा वाला एरिया ये 8 लेंथ है और ये लेंथ आपका 2 है, लेंथ तो 2 ही है ना, चाहे कुछ भी हो। तो मैं बड़े वाला ट्राइंगल जो आपको दिखाई दे रहा है हाफ इंटू बेस उसका इतना है और हाइट उसकी इतनी है, ये बड़े वाले ट्राइंगल में से मैं छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, छोटा वाला ट्राइंगल स्टूडेंट्स ये वाला है, ये वाला है ना, उस बड़े वाले में से बिगर वाला ये है, इसमें से मैं स्मॉलर वाले को माइनस कर रहा हूँ, हाफ इंटू बेस, इसका बेस भी 2 ही है और हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक की देखो कितनी है, 4 है, ठीक है ना, तो 4 इसकी हाइट हो गई। आप इसको सॉल्व करोगे ये ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, 8 - 4 कितना होता है, 4 ही होता है, तो 4 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर फिर से आ गया, 4 यूनिट स्क्वायर। यही हम चाहते थे 8 की वैल्यू के लिए ऐसा हुआ, ये एक तरह का वेरिफिकेशन है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? बिल्कुल नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने देख लिया, ये इसका स्टूडेंट सेकंड पार्ट आराम से देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ पर फिनिश हो रहा है। क्लियर है ना पूरी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 and 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स, 1, 2 and 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। आपको ना, आप कौन सी क्लास में, आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, क्लास 11th में आपके पास एक 10th लेसन स्ट्रेट लाइन था, आपने पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं। देखो वो लेसन हर बार यूज होगा, वो चैप्टर स्ट्रेट लाइन बार बार यूज होगा, यहाँ पर शुरुआत यहाँ पे आपको होती हुई दिख रही है। इसके बाद आप चैप्टर नंबर चाहे 6 पढ़ें, फिर आप आगे जाकर चैप्टर नंबर 7 में थोड़ा थोड़ा उसका इनपुट आता रहता है, चैप्टर नंबर 8 में उसका इनपुट है, आगे आप 10th लेसन पढ़ते हैं वहाँ भी थोड़ा थोड़ा इनपुट है, इसलिए स्ट्रेट लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम में मत आना, अगर जिसको स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम है प्लीज इस वीडियो के कमेंट में बताना, अदरवाइज मैं तो ऐसे बात करूंगा जैसे स्ट्रेट लाइन आपको आता है, नहीं आता मैंने बता दिया, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि अभी पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं होगा, आप मुझे बताना, मैं एक ऐसी जगह बताऊंगा आपको कि आप वहां से पढ़ोगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 and 3, 6, यानी कि अगर ऐसे करके ऐसे कर हमारे पास ये 2 एक्सिस हैं और उसमें ये जो चीज है ये एक्स एक्सिस सपोज कर लो और ये चीज वाई एक्सिस अगर सपोज कर लो, हमें क्वेश्चन ने बोला हुआ कि 1, 2 and 3, 6, ऐसे ही मैं बना देता हूँ, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है कि पॉइंट को एग्जैक्ट जगह में ही बनाऊं, लेकिन मैं बना दे रहा हूं कि मैं सपोज कर लेता हूं कि 1 पॉइंट ये है, मैं सपोज कर लेता हूं कि 2 पॉइंट यहां पर है, तो 1, 2 का जो पॉइंट होगा वो यहां पर बन गया, एक ये 1, 2 का पॉइंट हो गया एक बात। 3, 6 कहां पर होगा, यहां पर मैंने मान लेते हैं यहाँ कहीं पर 3 होगा और यहाँ कहीं पर मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं 6 होगा, तो 3, 6 का जो पॉइंट बन रहा होगा वो यहीं कहीं बन रहा होगा, ऐसे ही मैंने बना दिया रफली, ठीक है ना, तो समझ लेना कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर कहीं पर मैंने 3, 6 सपोज कर लिया। मुझे बोला गया है कि आपको क्या बताना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। वैसे तो आप सभी बहुत समझदार हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो और कुछ नहीं होता, वो सिंपल सी चीज होती है, मैंने बताया हुआ आपको, y - y1 = mx - x1, क्लास 11th में बताया हुआ था, ठीक है ये। और आप जानते हैं कि 2 पॉइंट्स फॉर्म में आपके पास जो स्लोप की वैल्यू होती है y2 - y1 / x2 - x1 होती है। जिस कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन देखने का फायदा नहीं है, वो पहले कॉन्सेप्ट देखें प्लीज, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आता है तो क्लैरिटी है। स्लोप की वैल्यू 2 पॉइंट्स की फॉर्म में यही होती है, इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 और किसी एक को x2 y2 सपोज किया जाता है, तो वही x2 y2 x1 y1 है, तो आपके पास इक्वेशन निकल जाती है। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ना यहाँ पर इसको x1 बोलूँ, इसको y1 बोलूँ, इसको x2 बोलूँ, इसको y2 बोलूँ, ये विदाउट डिटर्मिनेंट में दिखा रहा हूँ फिलहाल, तो आप बोलोगे y - y1, y1 कितना आपका 2 है, y2 - y1 6 - 2 सीधे 4 लिख रहा हूँ, उसके बाद 3 - 1 x2 - x1 2 लिख रहा हूँ सीधे, उसके बाद x - x1 यानी 1 हो गया, ठीक है, y - 2 इतना ही हो गया, ये 2 × 2 = 4 हुआ, यानी 2 टाइम्स x - 1 हो गया, यानी आप इसे सॉल्व करोगे 2x और माइनस का 2 हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि 2x और ये y को उधर ले जाओगे -y और -2 उधर रख के 0 हो जाएगा, यानी 2x - y ये हो गया। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं y = 2x, इस लाइन की इक्वेशन है। ये लाइन ड्रॉ कैसे होती है, आपको क्लास 11th की स्किल्स दिखाई है अपने जो आपने पढ़े हुए हैं,
ये लाइन की इक्वेशन ऐसी है, y इक्वल टू 2x लाइन ऐसी दिखती है, ओरिजिन से पास होने वाली ये लाइन है जो बनेगी इससे, ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक है ना। और बाकी ये सही हुआ क्योंकि आपको दिख रहा होगा 1 3 हुआ तो 2 3 6 हुआ, ऐसे ही जिसको समझ में आया, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, फिलहाल ये है ना इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये होगी, आप अभी नोट कर लो, अभी थोड़ी देर बाद डिटरमिनेंट की हेल्प से भी मैं यही निकाल के रखूंगा आपके सामने, समझ में आई, फिलहाल ये हो गई डिटरमिनेंट, ठीक है। अभी मैंने इसको हटा रहा हूँ क्योंकि अभी ऐसा करता हूँ, मैं इसे हटा ही देता हूँ, आप नोट कर लें, y इक्वल टू 2x आ गया, लेकिन मैं अब इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं डिटरमिनेंट्स का यूज करूंगा, ठीक है ना। डिटरमिनेंट्स का यूज करना है, और डिटरमिनेंट का यूज करके आप कैसे कर लोगे इस क्वेश्चन को, आप ऐसे कर पाओगे, आप बोलोगे कि मान लिया ये जो लाइन जा रही है आपकी, ये लाइन जो ऐसे ज्वाइन कर रही है, इसमें कोई एक जनरल पॉइंट, हमें नहीं पता एग्जैक्टली ओरिजिन से पास कर रही है कि नहीं कर रही है, वो तो अभी हमने उसको देखकर बताया ना, अभी थोड़े ना पता हमें कि वो कहाँ से पास कर रही है। ये जो 2 पॉइंट है इनके बीच में कहीं पर भी एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लो, x, y, ये P पॉइंट, ये P पॉइंट एक जनरल पॉइंट है जो पूरी लाइन में कहीं भी मूव कर सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। बस अब ये हो गया कि अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं तो इनका एरिया कितना होना चाहिए, इससे रिलेटेड ट्राइंगल का एरिया 0 होना चाहिए, यानी कोलिनियरिटी को शो करना होगा। इसकी कोलिनियरिटी जैसे ही हमने शो कर दी, अपने आप चीजें निकल कर आने लग जाएंगी, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई आ जाएगा, है ना। देखिए ना, आप मेरी बात समझिए, मैं बताता हूँ ना, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एरिया एसोसिएटेड विद दिस पॉइंट, if we take these point as a vertices of a triangle, then area associated with these 3 points is, तो फिर आप आगे लिखिएगा कि मैं एरिया निकाल रहा हूं, अगर मेरे पास, मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं कि 1, अगर मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं कि एक लाइन है और उस लाइन में एक पॉइंट 1,2 है और एक पॉइंट 3,6 है, जैसे कि दिखा रखे हैं, और एक पॉइंट x, y अगर यहां पर लाई कर रहा है, तो उस समय अगर ये 3 पॉइंट्स को हमें कोलिनियर शो करना है तो हमें इसका ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, ऐसा सपोज करके कि ये ट्राइंगल बना रहे होंगे 3 पॉइंट्स, लेकिन वो एरिया 0 होना चाहिए, तभी तो ये कोलिनियर हो पाएंगे ना। वेरी गुड, तो ये से x1 y1 सपोज कर लो, इसे x2 y2 सपोज कर लेना, मतलब समझ रहे हो, इसको x2 y2 के प्लेस पे लिखना इस चीज को, और इसको x3 y3 के प्लेस पे लिखना। फटाफट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो डिटरमिनेंट की हेल्प से। कैसे? हाफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है 1, डायरेक्ट समझ जाओगे, नहीं समझोगे ना आप। देखो x1 x2 x3 ये होता है, y1 y2 y3 ये होता है, देन 1 1 1, ठीक है, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट्स हमें कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू को लिखते हुए चलना है। हम निकाल क्या रहे हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इन 3 पॉइंट से बाद में उसे 0 के इक्वल कर देंगे, तभी ये कंडीशन आ पाएगी कोलिनियर वाली। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ट्राइंगल बन कैसे रहा, ट्राइंगल बनेगा नहीं, बेसिकली हाइपोथेटिकल ट्राइंगल जिसका एरिया 0 होगा, ठीक है ना। तो हाफ हो गया। उसके बाद मैं x1 के प्लेस पे 1 डालूंगा, x2 के प्लेस पे x डालूंगा, ठीक है ना, x2 के प्लेस पे x डालूंगा, x3 के प्लेस पे 3 डालूंगा। सिमिलरली यहाँ पर मैं y1 के प्लेस पे 2 डालूंगा, y2 के प्लेस पे y डालूंगा, और y3 के प्लेस पे मैं 6 डालूंगा, और ये 1 1 1 लिख दूंगा। ऐसे कर मुझे इसका एरिया फटाफट निकालना होगा, और एक सिंपल कैलकुलेशन मुझे करना होगा, हाफ, है ना। मुझे एक्सपेंड करना होगा, एक्सपेंड तो करना ही करना होगा इस बार, ठीक है ना। इस बार कोई शॉर्टकट नहीं चल रहे है ना, जैसे हम हर बार कर रहे थे। किसी के भी अलोंग कर सकते हैं। मान लिया मेरा मन ना रो 1 के अलोंग करने का हो रहा है, तो रो 1 के अलोंग लिखना, ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग रो 1। तो रो 1 के अलोंग अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो आप समझ गए कि इसकी पोजीशन क्या है 1 1, इसकी पोजीशन है 1 2, इसकी पोजीशन है 1 3, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 + 1 2 होता है, यानी इवन नंबर होगा, तो ये जो 1 का साइन आएगा ये पॉजिटिव के साथ आएगा 1, और बाकी ये कैसे होगा, ऐसे और ऐसे क्लोज होगा। y 1 जार y, y -6, y -6, y माइनस अगर 6 होगा तो वो ऐसा दिखने लग जाएगा, एक बात। उसके बाद ये 2, 1 + 2, यानी इसका सबस्क्रिप्ट 3, यानी कि ये नेगेटिव ऑड पोजीशन पे है ना, नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव का आएगा। आप समझ रहे होंगे अब तक तो ये बातें ना वैसे क्या होती है। चलो ठीक है, ये ऐसे क्लोज होगा। x 1 जार x -3 1 जार 3, यानी x -3, तो x -3 आपने लिख दिया। उसके बाद आप देखोगे 1 + 3 4 होता है, 4 यानी इवन नंबर, यानी पॉजिटिव साइन, यानी प्लस का 1 आएगा, और उसके बाद जब वो क्लोज होगा तो ऐसे करके ये कवर हो गया। x 6 जा 6x हो जाएगा, और 6x -3y, यानी 6x -3y, 6x -3y, 6x -3y, ये ऐसे करके क्लोज हो जाएगा। बोलो ठीक है ना। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, इसका एरिया फाइंड करना है, जो कि कितना होगा, हाफ ऑफ, आप बोलोगे y -6 को y -6 ही लिख दो, -2x + 6 हो जाएगा वो। उसके बाद वो 6x -3y हो जाएगा। इतना सिंपल, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, देखो x वाले ये हैं, तो ये कितना जाएगा, हाफ ऑफ, लिख लेता हूँ यहाँ पर, हाफ ऑफ x वाले को कैलकुलेट कर लो, 6x -2x + का 4x हो जाएगा, एक बात।
उसके बाद माइनस का 3y ये है और प्लस का y है, यानी माइनस का 2y हो गया, ये एक बात हो गई, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ क्या है, -6 + 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, x हो गया, y हो गया, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है और आप इसे मोर सिंपल आप इसे कह सकते हो 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, 2 से आपने डिवाइड कर दिया, ये आया। लेकिन हम जानते हैं बहुत सिंपल सी बात कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो हम निकाल रहे हैं इट शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज वी वांट टू शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि अगर कोलिनियर होंगे तभी तो ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे होंगे, इसीलिए एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू कितना, 0 होना चाहिए कोलिनियरिटी के लिए। तो आप लिख लेना कि ये जो निकल रहा है ना ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला है ना, आप लिखना फॉर कोलिनियरिटी एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 0, हेंस दिस इज इक्वल टू 2x - y इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू 2x जो हमने निकाला था इससे पहले आपको दिख रहा होगा निकल गया। देखिए स्टूडेंट, मैं एक बहुत क्लियर बात कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना। अगर ना कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा, उसको मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं, उनको मैंने समझाया ही नहीं अभी, ठीक है ना। मैं उनको समझा रहा होता तो सिचुएशंस कुछ और ही होती, मैं पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ाता फिर आपको ही समझाता। अगर मेरे आगे आप सिर्फ बैठे होते बिना स्ट्रेट लाइन आए हुए, अपने पास एक क्या ऑप्शन है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आता, मैंने बताया आप नीचे कमेंट करके बताना कि स्ट्रेट लाइन में हमें प्रॉब्लम है, मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक अच्छा सा लिंक दूंगा, उससे जाना स्ट्रेट लाइन क्लियर कर लेना। बात सिर्फ इस क्वेश्चन की होती है ना, मैं छोड़ भी देता। आप अभी स्ट्रेट लाइन को अभी कवर नहीं करोगे, रह कर आएगा, रह कर। जिसको आता है उसको मजा आता है क्योंकि बार बार वही चीज आ रही होती है, जिसको नहीं आता उनको फिर प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा स्ट्रेट लाइन को क्लियर करें, इसीलिए मैंने जानबूझकर पूरी क्लैरिटी नहीं दी इसमें स्ट्रेट लाइन की, मैंने उतना ही बताया जितना स्ट्रेट लाइन करने वालों को कि आगे बताना चाहिए, वहां से आगे मैंने बताया। चलो ठीक है, कितने पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, एक ही था ना, ये तो फिलहाल एक ही है, चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है आप पॉइंट्स को एग्जैक्ट उसी की लोकेशन में बनाए जहां पर वो दिखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कहीं पर भी शो कर दो 3,1 और उसको जो पॉइंट्स दिए गए 3, अब फिर भी अब बना ही दिया तो कोई बात नहीं, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,1 ऐसे ही ऑलमोस्ट यहीं पर होता होगा, लेकिन नेसेसरी नहीं है ऐसा कुछ करना। 9,3 कहाँ होता होगा, 9 कहीं आगे और 3 कहीं से ऊपर, ऐसे करके, ठीक है। वो तो मैंने बना दिया, कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे ही बनाए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस अगर आप बोलें और ये आप वाई एक्सिस सपोज कर लें, तो उस समय इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने, इन दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करो, तो उस समय बताना है कि इन दो पॉइंट से ज्वाइन करने से लाइन की इक्वेशन क्या होगी। लेकिन यूजिंग डिटरमिनेंट बोला हुआ तो आप कुछ और नहीं कर सकते। तो इस बार मैं पिछली बार की तरह देखो, चाहो तो मैं इस बार भी करके दिखाता हूँ। y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये इक्वेशन होगी लाइन की। लाइन की इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, ये होगी ना, ठीक है। लाइन की इक्वेशन जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। जब दो पॉइंट्स अपने को गिवन हो तो m की वैल्यू ये होती है फिर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये समझ में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो दो पॉइंट्स अपने को गिवन है, अगर मैं इसको x1 y1 सपोज कर, मैं बिना डिटर्मिनेशन, क्या नाम है इसका, डिटर्मिनेंट्स, अच्छा बिना डिटर्मिनेंट्स के बता रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। अगर बिना डिटर्मिनेंट्स के कैसे किया जाता है, ताकि ये क्लैरिटी है थोड़ी सी। तो आप देखोगे y - y1, y1 कितना है आपके पास 1, और y2 - y1, y2 यानी कि 3 - 1 2 हो जाएगा, और वो आपका 9 - 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x - x1 3 हो जाएगा। आप देखोगे ये 2 1 = 2, 2 3 = 6 होगा, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 3y - 3 हो जाएगा इज इक्वल टू x - 3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो x ही रहेगा, 3y इधर आ गया, माइनस का हो जाएगा और वो कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3y। आप कह सकते हो कि y इज इक्वल टू 1/3x ऐसे करके, ठीक है ना। ये लाइन फिर से ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है ना, लेकिन जो भी है वो आपके सामने है। चलो ठीक है, अभी इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक प्रैक्टिस थी जिन लोगों को स्ट्रेट लाइन आता है, वो जरा समझे यहाँ से कि मैंने y इज इक्वल टू क्यों निकाला होगा, और ये लाइन का ग्राफ बना के जरा शो करना कैसा होता है। चलो ठीक है, फिलहाल ये जस्ट मैं दिखा रहा था कि ऐसा होता है, y इज इक्वल टू x/3 निकल के आएगी लाइन की, क्वेश्चन आप देख लेना। फिलहाल हमें डिटरमिनेंट्स की हेल्प से करना है, इसलिए हम बोलेंगे कि कोई एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, और उस जनरल पॉइंट का नाम x, y दे देते हैं और पॉइंट p सपोज कर लेते हैं, है ना। और बाकी इन पॉइंट्स को जैसा कि हमने नाम दिया ही x1 y1 और इसको x2 y2, और इसको ऐसा करते हैं ना x3 y3 नाम दे देते हैं। किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना। हाँ, x1 y1 ऐसा नहीं कि आपने इसको दिया तो x2 y2 इसी को देना पड़ेगा, किसी को कुछ भी दे सकते हैं। चलो
हम सपोज करेंगे कि जो 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, यानी कि अगर मैं इनको कुछ नेमिंग कर लूँ, जैसे मैं इसको क्यू बोलता हूँ, इसको आर बोल देता हूँ, जस्ट मैं पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्यू और आर कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा, वो वहीं से लिख लेंगे। ये अगर ये 3 पॉइंट्स को कोलिनियर होना है तो हम इन 3 पॉइंट को एज अ वर्टाइसिस सपोज करके किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसे 0 के इक्वल करवा देंगे। 0 को इक्वल क्यों करवा रहे हैं? ताकि एरिया, क्योंकि हम शो करना चाह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल ट्राइंगल है, यानी कि इसका एरिया 0 है, यानी कोलिनियर है, क्योंकि तभी तो लाइन, क्योंकि हम चाहते हैं ना पॉइंट भी लाइन में रहे, ये भी लाइन में, ये भी लाइन में रहे। इसका मतलब तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में रहे तो उसके लिए क्या करो, तीनों पॉइंट से निकलने वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के 0 के इक्वल करवा दो। समझ रहे ना मेरी बात? उससे कोलिनियरिटी की कंडीशन क्रिएट होगी, तो बात अपने आप एक्स वाई का एक रिलेशनशिप निकल जाएगी। अब उसी रिलेशनशिप को हम लाइन की इक्वेशन कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा हाफ ऑफ x1, देखो x1 कितना है, पहले मैं लिख लेता हूँ आपके लिए फॉर्मूला, x1 x2 x3 y1 y2 y3 देन 1 1 1, ये हो गया। ये क्या निकल रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR QPR जो भी है। यार हम लास्ट में से 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक ही लाइन में रहे। तो लाइन में रहेंगे तो ट्रायंगल कहाँ से बन पाएगा? फिर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा? 0। तो फिर हम वो करेंगे। चलो ठीक है, फिलहाल x1 उनकी वैल्यू रखना स्टार्ट करो जरा। x1 की वैल्यू देखिएगा जरा, 3 है। x2 को तो हमने x सपोज कर रखा है, सॉरी x2 को हमने 9 सपोज करा है, 9 लिख दो। बाकी x3 को हमने x सपोज किया, कोई बात नहीं, ऐसा लिख दो। उसके बाद आपके पास y1 की वैल्यू 1 है, y2 हमने वो आगे वाला सपोज किया 3, और y को ऐसे सपोज किया 1 1 1। ठीक है ना, कैसे भी करके कर सकते हो, कोई एक तरीका होता तो मैं बोलता इसी से करो, कुछ भी कर लो, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ इधर, अभी देखो जरा ध्यान से, इसको सॉल्व करना है। अब आपके लिए कौन सा, किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, मैं रो 1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर रहा हूँ। जब रो 1 के अलॉन्ग में एक्सपेंड करूंगा तो आप दिख रहा होगा आपको क्या होगा। तो मैं तरीके से करता हूँ, हाफ लिखता हूँ पहले, फिर मुझे ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और मुझे 3 को लिखना पड़ेगा। पोजीशन देखो इसकी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 1 2, इवन यानी पॉजिटिव, यानी 3 के आगे जो भी साइन आएगा वो पॉजिटिव होगा। अभी ऐसे ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ये ऐसे, तो 3 1 जार 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर आएगा इसका 1 वाले का, 1 + 2 कितना होता है? 3 यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब हुआ नेगेटिव साइन, ऑड नंबर का मतलब है नेगेटिव साइन, और वो जो 1 को लिख लूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा ऐसे कर 9 1 जार 9, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, 9 माइनस कितना हो गया? x हो गया। अभी थर्ड वाले का टर्म है इस 1 का, और 1 + 3 कितना होता है? 4, यानी कि पॉजिटिव का साइन आएगा क्योंकि इवन में पॉजिटिव आता है, और 1 ऐसे करके 9y माइनस 3x बनाएगा, 9y माइनस 3x, यानी 1 ने बनाया 9y माइनस 3x। बस इसको मुझे जस्ट थोड़ा सा सॉल्व करना है, और मैं समझता हूँ कि आप आराम से इसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? हाफ 3 3 = 9 माइनस 3y हो जाएगा एक चीज़, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस का 9 और वो प्लस का x हो जाएगा, और वो प्लस का 9y माइनस 3x हो जाएगा। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल रहा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ यू वांट टू prove that these 3 points lie in a same line, that is the condition for collinearity, the area of this triangle must be equal to 0। इसका मतलब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा निकल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए फॉर कोलिनियरिटी कंडीशन के लिए? 0 के। पहले लेकिन इसे थोड़ा सॉल्व कर ले, जैसे 9 ये कट जाएगा, प्लस आपस में हाफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर x जो भी है देखो, माइनस का 3x है और प्लस का x है, कितना जाएगा? माइनस का 2x एक चीज, 9y माइनस 3y प्लस 6y हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हो मोर प्रिसाइजली? -x + 3y, क्योंकि 2 से वो कैंसिल हो गया। तो आप बोलोगे कि मतलब फॉर कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कि ये जो चीज़ है यानी -x + 3y मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि फॉर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, विच इज दिस। तो आप जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे आप देखोगे x = 3y हो गया, और आपको देखोगे y = 1/3x हो गया। यही आपने देखा था, हमने अभी रफली जब निकाला था। तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टाइसेस दिस एंड दिस, देन k इज। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बोला गया। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है किसकी तरह? ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 इसकी तरह, ये बिल्कुल दिख रहा है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन की तरह है वो, कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 पॉइंट्स में से कहीं पे k छुपा रखा है और बोला गया कि एरिया ये होना चाहिए, तो k की वैल्यू फाइंड करो। सेम यही प्रोसीजर यहाँ फॉलो हो रहा है। ठीक है, अलग कुछ नहीं है, क्योंकि MCQ टाइप में पूछा गया इसलिए क्वेश्चन ठीक है इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्या पता एज इट इज ऐसा पूछ लिया जाए आपसे।
ठीक है। इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, और ये पॉइंट्स जो आपको दिए गए हैं वो ऐसे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ना ऐसा सपोज कर लीजिए कि ये अपने पास ट्राइंगल हो गया, और इस ट्राइंगल के हमें बोला गया है कि भाई वो जो वर्टाइसेस दिए गए हैं हमें दिए गए हैं, यानी कि एक तो 2, -6 दिया गया। एग्जैक्ट लोकेशन में देना जरूरी नहीं है उन्हें, हम जरूरी नहीं है एग्जैक्ट लोकेशन में बनाए, कहीं भी आप उन्हें ऐसी रेंडमली बना लो। 5, 4 हो जाएगा, ये आपके पास 5 और ये हो जाएगा आपके पास 4, एक चीज। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट थिंग है K,4 हो जाएगा। ये इतना समझ में आ गया आपको, क्लियर है? ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें जो बोला गया ना, बोला गया कि जो ये एरिया है, जो ये एरिया इसके बीच में दिखाई दे रहा है, अगर ये 35 स्क्वायर यूनिट हो जाए, यानी कि 35 स्क्वायर यूनिट अगर ये हो जाए, ठीक है ना, 35 स्क्वायर यूनिट अगर ये हो जाए, तो हमें उस समय बताना है कि भाई K की वैल्यू क्या होगी जिससे कि इतना हो जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक सिंपल सा काम हम कर सकते हैं, इसे x1 y1 सपोज कर सकते हैं, इसे हम x2 y2 सपोज कर सकते हैं, इसे हम x3 y3 सपोज कर सकते हैं, किसी को भी आप, ठीक है ना। लेकिन कोरस्पॉन्डिंग ही अज्यूम करना है, x1 के कोरस्पॉन्डिंग वाले को y1 ही कहना, x2 के कोरस्पॉन्डिंग वाले को y2 ही कहना, x3 के कोरस्पॉन्डिंग वाले को y3 ही कहना, और x1 x2 x3 किसी को भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं इसको कुछ ना ऐसे सपोज कर लूँ, इसे ट्राइंगल ए कह लूँ, इसे पॉइंट बी कह लूँ, इसे पॉइंट सी, इससे क्या होगा, मैं बोल पाऊंगा ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ना, ये मैं निकाल रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो क्या होता है, हाफ ऑफ x1 x2 x3 है ना, देन y1 y2 y3 देन 1 1 1। ठीक है, इतना हो गया। अब स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा वर्क है मेरे पास, मुझे वैल्यूज प्लेस करनी है। x1 कहाँ है, देखो 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 2 है, x2 5 है, और x3 k है, 2 5 k, क्लियर है। उसके बाद y1 कितना है, देखो ध्यान से, -6, ठीक है। y2 कितना है, 4, y3 कितना है, आराम से 4, फिर 1 1 1, क्लियर है पूरी बात। ठीक है, मुझे इसको निकालना है, ठीक है ना, और इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो कर ही सकता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा कि मैं इसे एक्सपेंड कर दूंगा, और एक्सपेंशन किसी के भी अलॉन्ग करो जिसमें आपको सूट कर रहा है, मैं तो R1 के अलॉन्ग कर देता हूँ। ठीक है, R1 के अलॉन्ग जब आप करोगे एक्सपेंशन, तो आप देखोगे इसकी पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला 1 + 1 2, यानी इवन नंबर, इवन के कारण पॉजिटिव का साइन आएगा, और वो 2 जो लिखा था 2 लिखा जाएगा। ये ऐसे करके कैंसिल करेगा, 4 1 जार 4 -4, यानी 4 -4 बन रहा है अंदर, 4 -4, ये हो गया एक बात। नंबर आएगा नेक्स्ट किसका, -6 का, लेकिन आप देखोगे सबस्क्रिप्ट यानी इसकी पोजीशन देखोगे आप 1 + 2 इवन नंबर, 1 + 2 3 होता है इवन नंबर, उसके कारण एक माइनस का साइन आएगा, और चीज क्या थी, -6, ध्यान से, चीज -6 थी अपने आप में ये। अब बाकी की चीज को ऐसे लिखोगे, इसको ऐसे करोगे, 5 1 जार 5 -k, 5 - के अंदर बन रहा है, यानी 5 - के अंदर बन रहा है। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, नहीं है प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है वो है 1 का नंबर, 1 + 3 कितना होता है, 4, समझ रहे हो ना। सबस्क्रिप्ट में रो और कॉलम को ऐड कर हम डिसाइड करते हैं प्लस लगता है कि माइनस लगता है, तो आप देखोगे 1 + 3 4 होता है, यानी इवन नंबर, तो आप देखोगे पॉजिटिव का साइन आएगा, और नंबर था 1, और 1 का ये कॉलम रो कोरस्पॉन्डिंग गायब करें, तो 5 4 जार 20 -4k, 20 -4k, 20 -4k, 20 -4k, ये हो गया, और ये ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप देखोगे सिंपल सी एक बात हो रही है यहाँ पर कि जो हाफ है, हाफ को हाफ लिख लो, उसके बाद ये तो 0 हो गया, 4 - 4 0, तो इंटू 0 हो जाएगा, माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस का 6 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 30 होगा, प्लस का 6 जब -k से मल्टीप्लाई होगा -6k होगा, फिर 1 का उससे मल्टीप्लाई करो, वही चीज रिजल्ट आएगी, 20 - 4k आएगा। और आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा आप लिखोगे, हाफ को हाफ लिखोगे, और अंदर की जो चीजें जैसे कि -6k और -4k, -10k हो जाएगा एक चीज। दूसरी बात अब देखोगे +20 + 30 कितना होता है, +50 हो जाएगा दूसरी बात। अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा जो आपका एरिया निकल रहा था वो 2 से अगर आप डिवाइड करोगे माइनस का 5k हो जाएगा, और ये 50 को डिवाइड करोगे प्लस का 25 हो जाएगा। चाहो तो 5 कॉमन ले लो, लेकिन कोई ज़्यादा खास जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, ये निकल गया, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकला। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय 35 यूनिट्स एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस वैल्यू ऑफ एरिया। तो इसका मतलब इस k की वैल्यू आप बोलोगे भाई हमने तो ये निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो कुछ और ही बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल, वैसा नहीं लिखूंगा लंबा सा, सिंपल बताता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 शुड बी इक्वल टू 35, क्योंकि ये जो चीज ना स्क्वायर यूनिट में ही है, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट ही लिख देना से, क्योंकि ये भी एरिया ही निकला हुआ।
तो ये चीज 35 के इक्वल होनी चाहिए, 35 स्क्वायर यूनिट के, तभी तो हम कह पाएंगे कि ये एरिया बेसिकली क्वेश्चन ने कहा था 35 के इक्वल होना चाहिए। उसके लिए क्या वैल्यू निकल के आएगी के की, वही हम देख रहे हैं। यानी हम बोल देंगे इसका मतलब ये हुआ कि 5k + 25, ओहो ध्यान रखना इसी चीज़ों का, 5k के आगे नेगेटिव साइन है ना, कहीं गलती से मिस हो गया तो फिर क्या करेंगे हम, ये हो गया ठीक है। 25 ऐसा करता हूँ, कुछ भी कर सकते हो वैसे तो, -5 के को इधर ही रहने दो, 35 में से 25 को माइनस कर लो, कितना होता होगा 10 होता होगा ना, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा माइनस का, तो k निकल जाएगा विच इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप ऐसे लिख दो अच्छे से, k इज इक्वल टू -2 आ गया। ध्यान रखना प्लस माइनस की साइन का, कोई गलती ना हो जाए। और वैसे तो अपने पास ऑप्शन भी होंगे यहाँ पे मौजूद, ऑप्शन मौजूद है। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए था हमें, ठीक है ना, एक चीज स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखनी चाहिए। अरे वन मैं अभी क्लियर कर दूं उस चीज को, मुझे अभी समझ में आ रही है बात, मैंने न जाने कहाँ कहाँ ऐसा किया होगा ठीक है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इससे पहले आर करके कहीं पे, चलिए अभी समझ लेना प्लीज, ठीक है ना। मान के चलता हूँ कि आप सभी कंटिन्यूएशन में मेरे साथ, ठीक है ना। ये एक ब्लंडर था वैसे जो मैंने किया, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी जब मैंने किया होगा ना, मुझे बात का ध्यान रखना चाहिए था। मैंने आपको बोला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव भी, देखो मेरी बात सुनो, अगर ना एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी आपने सॉल्व किया और नेगेटिव आ रहा है तो आप उसे पॉजिटिव्स कर लेते हो फिर, है ना। तो मैं ये मोटे मोटे तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे आपका 4 - k आया है ना, तो आप समझ जाओ कि 4 - k पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन का हो सकता है। यानी 4 - k जो है, अगर कोई बोल रहा है कि वो आपका 4 के इक्वल है, तो उसको आपको उसे ऐसे लिखना चाहिए +-4। यानी दूसरे शब्दों में आपको 4 - k को ऐसे लिखना चाहिए mod of 4 - k इज इक्वल टू 4, तब वो +- खुल के ऐसे खुलेगा। समझ रहे हैं बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि जैसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 3 में जब मैंने आपको कराया होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ये आया ना 4 - k, आपको 4 - k को ना, जब इन्होंने कहा कि एरिया आपको पता चला है कितना, इसने कहा था कि इन्होंने कहा था कि 4 है, तो आप बोलोगे कि 4 - k +4 के इक्वल भी हो सकता है, -4 के भी, क्योंकि हमें पता है एरिया नेगेटिव भी आता है तो भी हम उसे पॉजिटिव ही सपोज करते थे। एरिया अगर नेगेटिव भी होता था तो भी हम उसे पॉजिटिव करवा देते थे, तो क्या पता यहाँ भी करवा दिया गया वाली बात हो रही है। इसीलिए जब भी आपको, जैसे मान लिया आपके पास ये क्वेश्चन आया था, जब आपके पास यहाँ पर आप पहुंचे थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना आया था, तो आपको पता क्या करना था, आपको ऐसे करना था इस चीज को। अब जरा ध्यान से देख लो, वो मिस्टेक हो गया था पीछे, इसका मतलब आपको ऐसे करना था कि 4 - k जो एरिया आया उसका मॉड लेकर लिखना था 4 के इक्वल। मॉड का कारण समझ में आना चाहिए। मॉड का कारण स्टूडेंट्स ये है ना, क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि ना देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे मान लिया कभी आपने सॉल्व किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका -15 आ गया, और आप क्या बोल देते हो 15 हो गया, आप बोल देते हो ना 15 हो गया। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो दिया गया है आपको 4, वो हो सकता है नेगेटिव भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ होगा तो आपने उसे जानबूझकर पॉजिटिव बनवा दिया होगा, लेकिन k की तो डिफरेंट वैल्यू हो जाएंगी ना उसके लिए। इसका मतलब जब आप इसे डिफरेंटली सॉल्व करोगे इस वाले क्वेश्चन को, आप मुझे सारे करेक्ट करने पड़ेंगे। 4 - k इज इक्वल टू +4, या फिर आप बोलोगे 4 - k इज इक्वल टू -4। ध्यान रखना इसका, ये भी बड़ी अनोखी चीज हो गई आज। k उधर जाएगा 4 हो जाएगा, k 0 आएगा। एक तो k 0 होगा, लेकिन दूसरी वैल्यू भी k की पॉसिबल है। वो क्या है, k अगर उधर जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 0 और 8, प्लीज ध्यान रखें इस बात का, ठीक है ना। मेरा उस समय k इज इक्वल टू 0 ही आया था शायद। ये दो वैल्यू पॉसिबल है। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, फिर ध्यान रखना, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एरिया ऑलरेडी गिवन होता है तो आपको +- रखना है। उसका रीजन जरा समझिए, मैंने हिंट दिया है आपको उस चीज का, बोल रहा हूँ बार बार। तो जैसे यहीं पर आप देखें k - 4 हुआ, तो आपको कायदे से करना क्या चाहिए, आपको ऐसे बढ़ना चाहिए आगे। आपने बोलना चाहिए कि जो ये k - 4 का एरिया है, इट शुड बी इक्वल टू +-4, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर +4 हुआ तो आपने ले लिया होगा, -4 हुआ होगा आपने तभी भी ले लिया, तो वो हिडन चीज है माइनस वाली, ठीक है ना। क्योंकि एरिया अगर नेगेटिव आता है तो आप सीधे पॉजिटिव कर लेते हो उसे अपनी तरफ से, लेकिन ये दिखा रहा है कि क्योंकि आप जब नेगेटिव करोगे k की कुछ अलग वैल्यू और उसके लिए, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करोगे आप देखोगे k - 5 इज इक्वल टू इधर 4 और k - 4 इज इक्वल टू इधर -4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो k इज इक्वल टू 8 निकल के आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे k इज इक्वल टू 0 निकल के आएगा। ये ध्यान रखें प्लीज, ये ठीक है ना, लास्ट टाइम हो गया था ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये ट्राइंगल्स लास्ट टाइम बन रहे होंगे ना, तो इसका मतलब ट्राइंगल भी दो तरह के पॉसिबल हैं। फिर ट्राइंगल भी दो तरह के पॉसिबल होंगे, एक तो यही जो करस्पॉन्डिंग k की 8 वैल्यू के लिए बना है, और दूसरा वाला जो k की 0 वैल्यू के लिए बना हुआ है। k की 0 वैल्यू कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा ना कि मैंने एक ट्राइंगल आपको बना के दिखाया था लास्ट टाइम, ये वाला ट्राइंगल कब बना था, जब मैंने k की वैल्यू 8 ली थी, जब मैंने k की वैल्यू 8 ली थी 0,8।
ये कहना चाह रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है k की वैल्यू 0 भी हो सकती है 8 भी हो सकती है। 8 तो आपने लेके देख ली, ये बोल रहे एक बार k की वैल्यू 0 लेकर देख लो। k की वैल्यू 0 लेकर देखने का मतलब मैं समझा रहा हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही काम कर लेना, यानी कि जो बाकी वैल्यूज है 0,0 कर दो इसे, क्योंकि k की एक वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। एक बार 8 रख के तो हमने देख ली, एक बार 0 रख के आप देखोगे ऐसा दिखेगा 0,4 यहीं कहीं पर होगा ऐसे कर कर, और उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है उसका नाम है -2,0 वो यहाँ कहीं पर होगा। आपको मैं कहता हूँ एरिया निकाल के देखिए, आप पक्का देखोगे कि एरिया आपका फिर से उतना ही आ रहा है, एरिया फिर से आपका मैग्नीट्यूड वाइज 4 ही आ रहा होगा इस वाले का, ठीक है ना। वैसे नेगेटिव में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी लेंथ को नेगेटिव सपोज करते हो तो ध्यान रखना प्लीज इस बात का। बाकी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बच गए यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच गए। यहाँ पर तो नहीं हुई। ये कौन सा क्वेश्चन, ये आज वाला क्वेश्चन है ना। तो इसीलिए ना जैसे कि यहीं पर हुआ, तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए कि -5k प्लस जो 25 है आपको उसको ऐसे लिखना चाहिए कि भाई ये 35 के इक्वल हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस चाहो तो ऐसे लिख लो, क्योंकि जो ये एरिया निकला हुआ हम नहीं जानते ना ये एरिया नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अभी कैसे पता कर पाओगे आप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि डिफरेंट वैल्यू के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो हम इसका पहले ही मॉड लगा लेते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं भाई जो भी होगा हमें तो मॉड वाला चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए। तो जब आप बोलोगे ये चीज इसके इक्वल होगी, तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, आप जब मॉड हटता है तो फिर ये आता है प्लस माइनस का साइन आता है। ये मैं आगे बहुत बार डिस्कस करते रहता हूँ ये चीज़ कि प्लस माइनस क्यों आता है। वैसे अगर आता होगा ठीक है, वरना आगे लेक्चर्स में, ऐसे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था 3rd चैप्टर में भी, ठीक है ना। अभी फिलहाल नहीं कर रहा क्योंकि इसने ज़्यादा टाइम ले लिया। देख लो एक बार, चलो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू अगर 1 है ना तो x का आंसर +-1 होगा। रीजन क्या है इसका, क्योंकि x के प्लेस, अगर मैं आपको बोलता हूँ इसका आंसर क्या, आप बोलोगे 1, मैं बोलता हूँ इसका आंसर क्या, आप बोलोगे 1। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किसका मॉड लेने पर 1 आता है। आप बोलोगे 1 का लेने पर भी आ सकता है, -1 का लेने पर भी आ सकता है, ये इसीलिए x इज इक्वल टू +-1 आता है। बता दिया आपको मैंने, ठीक है। चलो ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, हमें करना पड़ेगा इसे सॉल्व। तो एक बार -5k + 25 इज इक्वल टू, एक बार तो प्लस का 35 लेकर देखते हैं, और एक बार हम लेंगे -5, ये और कर होगा दूसरा आंसर इसका, जो दूसरा पॉसिबल आंसर है -35 जो हम इसको लेंगे। जब ऊपर वाले को आप सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि 25 35 में से माइनस के 10 बनाएगा, तो k इज इक्वल टू आएगा 10/-5 यानी कि -2 है ना। वैसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे आप देखोगे, देखो ध्यान से देखना, -5k इज इक्वल टू 25 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 35 ऑलरेडी वहां पर है, और ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव का, और 5 से डिवाइड होगा नेगेटिव के 5 से। तो k इज इक्वल टू -5 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव 5 12 जो 60 होता है। यानी यहाँ से जो आपके पास k की वैल्यू निकल के आ रही है स्टूडेंट्स, वो कितनी है, k इज इक्वल टू 12 निकल के आ रही है, यानी -2,12। देखो इस क्वेश्चन ने हमारी आंखें खोल दी, अभी हम मिस्टेक करते हुए जा रहे थे वरना गलती से पीछे, है ना। हाँ, बहुत प्लीज़ ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। मुझे अफसोस है कि मैं पिछली बार में ध्यान नहीं रखा इस बात का, लेकिन ये बात की खुशी है कि वो सब कुछ सॉल्यूशन यहीं पर मिल गया हमें, ताकि हम करेक्ट कर पाए चीज़ों को, ठीक है। तो 12 - 2 कहीं दिख रहा हो तो वो आपका आंसर है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को प्लीज़, ठीक है ना। हाँ, आप मुझे ज़रूर बताएं, आप मुझे प्लीज़ बताना, वरना मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता रहेगा अंदर से। आप मुझे बताना कि आपको क्लैरिटी आ गई नहीं आ गई इस चीज़ में, आप समझ गए नहीं समझ गए वो 3rd वाला जो भी क्वेश्चन था कि इसमें प्लस माइनस लेना है। प्लस माइनस क्यों लेना है उसका हिसाब मैंने समझा दिया, क्योंकि ये एरिया जो है ना ये पॉजिटिव करवाना है इसे कैसे भी करके, और अभी तो ये हमें नहीं पता क्या है, तो हम मॉड लगा देते हैं कि जो भी होगा। अब जब मॉड लगा देते हैं तो आगे हमें खोलते समय प्लस माइनस में ओपन करना पड़ेगा। अब क्लैरिटी मुझे लग रही है आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए फिनिश। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। मैं इंतजार करूंगा आपका, और अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। मोर देन अभी तक 760-70+ वीडियो लेक्चर्स बन चुके हैं। आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट की गई है। एनसीईआरटी का हर एक सॉल्यूशन मैंने कराया है, उसको देखकर एडवांटेजेस लें और दूसरों के साथ भी उसे शेयर करें। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।